चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवंशिक अभियांत्रिकी का एप्लीकेशन या आनुवंशिक अभियांत्रिकी के यूज। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवंशिक अभियांत्रिकी के क्या क्या यूज होते हैं? पहला अपन ने देखा था इंसुलिन का निर्माण। इंसुलिन का निर्माण सबसे पहले इंसुलिन का पृथक्करण कहाँ से किया गया था? डॉग के अग्नाशय से किया गया था। उससे पहले कहाँ से किया जाता था? गाय व सुअर के अग्नाशय से किया जाता था, जिससे बाद में क्या हुआ, एलर्जी उत्पन्न हुई तो वो बंद कर दिया गया। उसके बाद में डॉग से निकाला गया था, डॉग के अग्नाशय से इंसुलिन का निकाला गया था। कौन से वैज्ञानिक ने निकाला था? दो वैज्ञानिक थे, बेटिंग व बेस्ट। कौन से थे? दो वैज्ञानिक थे, बेटिंग व बेस्ट। दोनों ने कुत्ते के अग्नाशय से इंसुलिन को हटाया था। सेकेंड बात करते हैं तो अग्नाशय में सबसे पहले प्रो इंसुलिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रो इंसुलिन का, जो कि 84 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। उसमें 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, ए, बी और सी। ए, बी तो नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, जबकि सी होती है वो लिंकर के रूप में होती है। फिर प्रो इंसुलिन परिपक्व होने के बाद ए और बी दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है। और सी होती है वो इन दोनों के साथ में जुड़ती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है दोनों पॉलीपेप्टाइड, ए श्रृंखला व बी श्रृंखला दोनों आपस में। तो उससे इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन भी होता है 84 अमीनो एसिड का। सबसे पहले ए श्रृंखला की बात करें तो ए श्रृंखला होती है 20 अमीनो एसिड। कितने की होती है? 20 अमीनो एसिड। 20 ए श्रृंखला होती है 20 अमीनो एसिड। सेकेंड बात करें बी श्रृंखला, बी श्रृंखला होती है 30 अमीनो एसिड। 30 अमीनो एसिड कितने की होती है? 30 अमीनो एसिड। फिर सी की बात करें तो सी होती है 33 अमीनो एसिड। यहाँ पे 21 अमीनो एसिड, 30 और 33 अमीनो एसिड, टोटल हो गए 84। कितने हो गए? 84 अमीनो एसिड से। प्रो इंसुलिन भी 84 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, परंतु उसमें ए, बी, सी तीनों ऐसी स्ट्रक्चर होती है प्रो इंसुलिन की। ए यहाँ रहता है, बी यहाँ रहता है, सी यहाँ होता है। सी का काम होता है लिंकर का। किसका होता है? सी का काम लिंकर का। फिर ये परिपक्व होने के बाद बना था 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, जो ए और बी, जिसे नाम दिया गया ए और बी। ये दोनों आपस में जुड़ी रहती है डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा। ए बनी रहती है 21 अमीनो एसिड, बी जुड़ी भी रहती है 30 अमीनो एसिड से, और सी होती है 33 अमीनो एसिड। तो इस प्रकार होता है कि इस प्रकार पहले जो अग्नाशय में होता है वो पहले प्रो इंसुलिन का निर्माण होता है। प्रो इंसुलिन के परिपक्व होने के बाद इंसुलिन का निर्माण होता है। प्रो इंसुलिन के परिपक्व होने के बाद इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला हार्मोन है। क्या है? इंसुलिन की अग्नाशय की बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा? इंसुलिन। प्रथम कृत्रिम हार्मोन भी इंसुलिन ही है। सबसे पहले इसे 1863 में एक अमेरिकन कंपनी है, एली लिली कंपनी, जिसने इसे बनाया था। एली लिली कंपनी है, अमेरिका की है वो। इसने सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से बनाया था। सर्वप्रथम उसने कृत्रिम रूप से बनाया था, जिसे इसे नाम दिया था ह्यूमिलिन, ना कि इंसुलिन नाम दिया गया था। एली लिली कंपनी 1863 में इसे बनाया गया था, जिसका नाम इसने ह्यूमिलिन दिया था। ह्यूमिलिन दिया था, ना कि इंसुलिन दिया गया था, ह्यूमिलिन नाम दिया। फिर बात करते हैं अपन कि इंसुलिन का होता क्या यूज है। इंसुलिन का यूज होता है कि जो भी डायबिटीज होती है, मतलब शुगर का स्तर कम करता है। शुगर जो भी अपनी बॉडी में शुगर का लेवल अगर ज्यादा होगा तो उसे कम करने का कार्य क्या करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन के कारण तभी डायबिटीज पेशेंट होते हैं उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ताकि शुगर का लेवल है वो कम हो सके उनकी बॉडी में। फिर बात करते हैं दूसरे अन्य क्या किया गया। भारत में विश्व में 30 प्रकार की पुनर्योग्य ड्रग्स बनाई गई है आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व में टोटल 30 प्रकार की पुनर्योग्य ड्रग्स बनाई गई है आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा। लेकिन भारत में उसमें से चलती कितनी है? 12 ड्रग्स है जो भारत में चलती है। 12 ड्रग्स है, 12 पुनर्योग्य ड्रग्स है वो केवल भारत में चलती है। बाकी 18 है वो भारत में नहीं चलती। वो विश्व में 30 प्रकार की बनाई गई थी, जबकि भारत में 12 प्रकार की चलती है। अब बात करते हैं अन्य ड्रग्स कौन कौन सी थी। इंटरल्यूकिन एक हार्मोन होता है। इंटरल्यूकिन एक हार्मोन है जो क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रेरण करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। इसमें क्या प्रेजेंस रहती है? लिम्फोसाइट। कौन कौन सी? टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। कौन कौन सी लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहते हैं? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट।
टी लिम्फोसाइट कितने परसेंट, 70% इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है, जबकि बी लिम्फोसाइट्स होती है वो 30% इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। कितने को बढ़ाती है? 30% बढ़ाती है। फिर अपन ने देखा था एसटीएच हार्मोन, जिसे अपन ने क्या नाम दिया था? वृद्धि हार्मोन। एसटीएच हार्मोन जिसे अपन ने क्या नाम दिया था? वृद्धि हार्मोन। इसका क्या काम होता है? बौनेपन के उपचार के लिए इसका यूज किया जाता है। जिन लोगों की हाइट कम होती है उनके उपचार के लिए इसका इंजेक्शन लगाया जाता है एसटीएच हार्मोन, जिसे अपन वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। फिर आता है गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है जिसका इंजेक्शन किनको लगाया जाता है? बंध्यता के उपचार के लिए जिसका यूज किया जाता है। जो भी नर और मादा स्टाइल होते हैं या बंदे होते हैं, उनको जननक्षम बनाने के लिए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का यूज किया जाता है। आज बात करते हैं अपन जीन गन मेथड। जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा। जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा क्या होती है? पहली बात तो ये बात करते हैं, तो जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा होती है कि जो भी आनुवंशिक रोग है, किसी भी रोगी में आनुवंशिक रोगों के लिए, उनके निदान के लिए या उनके उपचार के लिए जीनों को फेरबदल करके उनका उपचार करना। किसकी सहायता से? जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा आनुवंशिक रोगों का जीनों में फेरबदल करके उपचार करना जीन थेरेपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन थेरेपी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा आनुवंशिक रोगों का उपचार जीनों में फेरबदल करके करना जीन चिकित्सा के अंतर्गत आता है। क्या आता है? जीन चिकित्सा के अंतर्गत आता है। बात करते हैं जीनों के फेरबदल द्वारा। डेफिनेशन: जीनों के फेरबदल द्वारा आनुवंशिक रोगों का उपचार आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सहायता से करना। आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सहायता से करना जीन थेरेपी कहलाता है। जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी कहलाता है। और जीनों के फेरबदल द्वारा आनुवंशिक रोगों का उपचार आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सहायता से करना क्या कहलाता है? जीन चिकित्सा कहलाता है। आनुवंशिक रोगों का उपचार, और देखते हैं दूसरी डेफिनेशन, आनुवंशिक रोगों का उपचार जीन स्थानांतरण द्वारा। आनुवंशिक रोगों का उपचार जीन स्थानांतरण आनुवंशिक रोगों का उपचार जीन स्थानांतरण द्वारा करना जीन चिकित्सा कहलाता है या जीन थेरेपी कहलाता है। बात करते हैं जीन थेरेपी। जीनों के फेरबदल द्वारा आनुवंशिक रोगों का उपचार आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सहायता से करना जीन चिकित्सा कहलाता है। सेकंड बात करते हैं, अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन देखिए, आनुवंशिक रोगों का उपचार जीन स्थानांतरण द्वारा, जीन ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा करना जीन चिकित्सा कहलाता है। सबसे पहले जीन चिकित्सा किसमें किया था? एक 4 साल की लड़की थी, उसमें SCID रोग के उपचार के लिए किया गया था। SCID
SCID ये एक रोग है, आनुवंशिक रोग है। इसके उपचार के लिए किया गया था, जो कि एक 4 साल की बच्ची में किया गया था। अब इसकी फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है? SCID सर्वघातक, इसका मतलब होता है घातक। SCID की फुल फॉर्म देखें तो सीवर कंबाइंड इम्यूनिटी डिजीज, कंबाइंड इम्यूनिटी डिजीज। इसका सर का मतलब होता है घातक। SCID एक रोग है जो कि आनुवंशिक रोग है। इसका कब किया था? एक 4 साल की बच्ची में जीन चिकित्सा के रूप में किया गया था इसके इलाज हेतु। ये एक आनुवंशिक रोग है, सर्व कंबाइंड इम्यूनिटी डिजीज है, जो 4 साल की बच्ची में हुआ था। सर्वप्रथम जीन चिकित्सा का यूज 4 साल की बच्ची में किया गया था, जो किस रोग से प्रभावित थी? SCID रोग से प्रभावित थी। कब किया गया था? 1990 में, 1990 में सर्वप्रथम एक 4 साल की बच्ची में SCID रोग के, जो कि एक आनुवंशिक रोग है, उसके निदान के हेतु या उसके ट्रीटमेंट के हेतु जीन थेरेपी को अपनाया गया था। सेकंड बात करते हैं, इस रोग में क्या होता है? ADA जीन होती है। अब बात करते हैं SCID, जो कि 4 साल की बच्ची में हुआ था। 1990 में इसका यूज किया गया था। 4 ईयर गर्ल, जो कि SCID रोग से क्या थी? प्रभावित थी। इसके निदान के लिए, इस रोग के उपचार के लिए उसमें क्या अपनाई गई थी? जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा अपनाई गई थी। SCID का मतलब होता है सर्व कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, घातक है। ये सबसे घातक है या जानलेवा है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं, इस रोग का उपचार पहले किससे किया जाता? अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण किसे किया जाता था? अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण से भी इसका इलाज किया जाता था। और एंजाइम प्रतिस्थापन किसे किया जाता? एंजाइम प्रतिस्थापन, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण या एंजाइम प्रतिस्थापन से भी इसका निदान या उपचार करने की सोची थी, परंतु ये दोनों अपूर्ण है, अपूर्ण चिकित्सा है। इनसे क्या होता है? पूरी तरीके से उपचार नहीं हो पाता। जो भी SCID रोग है, उसके निदान, उसके इलाज के लिए पहले किसका यूज किया जाता था? अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण थेरेपी है, ये भी एक, और एंजाइम प्रतिस्थापन ये भी एक थेरेपी है। दोनों चिकित्सा है, लेकिन दोनों क्या अपूर्ण चिकित्सा है, जिससे इसका SCID रोग है उसका पूर्ण तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। सबसे पहले ट्रीटमेंट किसका किया जाता? इसमें होता क्या है? इस रोग में एक ADA जीन होती है, एडिनोसिन डायएमिनेज, जो क्या होती है? टी लिम्फोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स के सक्रियण के लिए जिम्मेदार होती है। क्या होती है? इस रोग में ADA जीन नहीं बनती, एडिनोसिन डायएमिनेज। नहीं बनती, जो कि क्या करती? जो कि लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स के सक्रियण के लिए आवश्यक होती है। इस रोग में क्या होती है? ADA जीन, एडिनोसिन डायएमिनेज नहीं बनती। क्या होती है? एडिनोसिन डायएमिनेज नहीं बनती, नहीं होती है। जो क्या करती है? एडिनोसिन डायएमिनेज का निर्माण, एंजाइम होता है, एक क्या होता है? एंजाइम होता है। एक तो ADA जीन होती है जो किसका निर्माण करती है? एडिनोसिन डायएमिनेज एंजाइम का निर्माण करती है। लेकिन इस रोग में क्या होता है? ADA जीन ही नहीं होती, तो एडिनोसिन डायएमिनेज एंजाइम बनाएगी कहां से? अगर एडिनोसिन डायएमिनेज एंजाइम नहीं बनेगा तो लिम्फोसाइट्स है वो एक्टिव नहीं हो पाएगी। और लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना। लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना या स्ट्रॉन्ग करना लिम्फोसाइट्स का काम होता है। यहाँ
हैं। तो बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स होती है जो 70% इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? 70% इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। 70% इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। इस रोग में एडीएजीन नहीं बनती तो एडिनोसिन डायमीनेज एंजाइम उसका निर्माण नहीं होता, और उसका निर्माण नहीं होगा तो लिम्फोसाइट्स के सक्रिय नहीं होगा। लिम्फोसाइट्स एक्टिव नहीं होगी तो वो इम्यूनिटी सिस्टम अपना प्रभावित होगा। अगर इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा तो अपन कोई भी रोग से प्रभावित हो सकते हैं या रोग की चपेट में अपन आ सकते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम सबसे ज्यादा क्या होता है? मजबूत होना चाहिए। अभी फिलहाल में कोरोना था, कोरोना में क्या होता था? जिन लोगों की या जिन व्यक्तियों की क्या होती है? इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती है, सबसे ज्यादा वो पहले उन्हें इफेक्ट करता था। जिन लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होती है उनमें थोड़ा रोगी को प्रभावित करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है या ज्यादा आवश्यक होती है। अगर अपना इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अपन को कोई भी रोग आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। पहले इस रोग के उपचार के हेतु पहले 2 तकनीक अपनाई जाती थी, 2 थेरेपी अपनाई जाती थी। एक तो एंजाइम प्रतिस्थापन थेरेपी थी और एक अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। दोनों क्या थी? अपूर्ण चिकित्सा थी, दोनों से इसका उपचार नहीं किया जाता था। जीन चिकित्सा में करते क्या? जीन चिकित्सा में करते क्या है? जीन चिकित्सा किस प्रकार काम करती है? जीन चिकित्सा में सबसे पहले रोगी के अपन क्या करते हैं? लिम्फोसाइट्स को निकालते हैं। रोगी की लिम्फोसाइट्स को निकाल लेते हैं। सर्वप्रथम रोगी की लिम्फोसाइट्स को निकालते हैं। रोगी की लिम्फोसाइट को निकालने के बाद लिम्फोसाइट को संवर्धन माध्यम में संवर्धित करते हैं। लिम्फोसाइट को क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट, रोगी की लिम्फोसाइट्स को निकालते हैं। लिम्फोसाइट्स को निकालने के बाद उन्हें संवर्धन माध्यम में क्या करते हैं? उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। संवर्धन माध्यम में संवर्धित करने का मतलब क्या होता है? संख्या को बढ़ाना। संवर्धित माध्यम में संवर्धित का मतलब क्या होता है? संख्या को बढ़ाना। तो लिम्फोसाइट्स की क्या होती है? संख्या को बढ़ाया जाता है। संख्या को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। उसके बाद क्या होता है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा इसमें एडीएजीन ट्रांसफर की जाती है। इन लिम्फोसाइट्स को में आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा एडीएजीन ट्रांसफर की जाती है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा लिम्फोसाइट्स में रोगी की लिम्फोसाइट जो निकाली थी रोगी से, उनमें क्या होता है? एडीएजीन ट्रांसफर की जाती है। के द्वारा एडीएजीन ट्रांसफर की जाती है। एडीएजीन ट्रांसफर की जाती है। अब क्या होगा? अगर इन लिम्फोसाइट्स में एडीएजीन डाल दी, एडीएजीन क्या करती है? एडिनोसिन डायमीनेज एंजाइम का निर्माण करती है। एडिनोसिन डायमीनेज एंजाइम क्या करता है? लिम्फोसाइट को सक्रिय करने में काम करता है। तो लिम्फोसाइट को सक्रिय वो कैसे करेगा? इसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा एडीएजीन ट्रांसफर कर दी। एडीएजीन ट्रांसफर कर दी तो वो क्या होगा? एडिनोसिन डायमीनेज एंजाइम में उसका निर्माण करेगी, और उसका निर्माण करेगी तो वो किसके लिए जिम्मेदार होती है? लिम्फोसाइट्स के एक्टिवनेस के लिए जिम्मेदार होती है एडिनोसिन डायमीनेज एंजाइम। अब इसमें इन लिम्फोसाइट्स को आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा इसमें एडीएजीन डाला गया। अब एडीएजीन ट्रांसफर करने के बाद इन लिम्फोसाइट्स को क्या करते हैं? अपन पुनः रोगी में प्रवेश करवा देते हैं। क्या करते हैं? पुनः रोगी में प्रवेश करवा देते हैं। पुनः रोगी में प्रवेश करवा देते हैं। तो सबसे पहले अपन ने लिया क्या था? रोगी की लिम्फोसाइट्स को अलग किया था, रोगी की लिम्फोसाइट्स को निकाल लिया था। अब निकाली गई लिम्फोसाइट्स को क्या किया था? अपन ने संवर्धन माध्यम में संवर्धित किया था। संवर्धन माध्यम में संवर्धन का मतलब क्या होता है? संख्या को बढ़ाया था, उनकी लिम्फोसाइट्स की संख्या को बढ़ा दिया था। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करता है? अपन आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा अपन एडीएजीन को
ये काम कैसे करेगी? तो जिन में क्या होता है, रोगी में लिम्फोसाइट, जिन लिम्फोसाइट्स में एडीए जीन नहीं थी उनमें अब एडीए जीन आ गई। एडीए जीन क्या करेगी? एडिनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? एडिनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम का निर्माण करेगी, जो क्या कार्य करता है? टी लिम्फोसाइट्स के सक्रियण के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिम्मेदार होता है टी लिम्फोसाइट्स के सक्रियण के लिए। अब टी लिम्फोसाइट्स करती क्या करना? 70% इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। सबसे ज्यादा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम कौन करती है? टी लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा 70% इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का कार्य करती है। अब टी लिम्फोसाइट्स में क्या होता है? इनकी जीवन क्षमता कितनी होती है? इनकी जीवन क्षमता होती है 6 से 7 दिन केवल। इन लिम्फोसाइट्स की जीवन क्षमता कितनी होती है? 6 से 7 दिन केवल। लिम्फोसाइट कोशिका होती है वो अमर नहीं होती। क्या होती है? लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है वो अमर नहीं होती, और लिम्फोसाइट का क्या होता है? जीवन काल 6 से 7 दिन का होता है। इस कारण क्या होता है? रोगी को बार बार मतलब लिम्फोसाइट ट्रांसफर करने की जरूरत होती है, लिम्फोसाइट चेंज करवाने की जरूरत होती है, क्योंकि जो रोगी इस रोग से मतलब प्रभावित है, जो रोगी, तो उसमें क्या होगा? पहले जितने भी लिम्फोसाइट बनेगी सब में एडीए जीन एब्सेंस होगी। एडीए जीन एब्सेंस होगी तो वो वैसे भी टी लिम्फोसाइट्स को सक्रिय करने में असंभव मतलब असमर्थ होगी। तो इसके लिए इस तकनीक को, इस रोगी को बार बार लिम्फोसाइट्स को निकलवा के उनमें आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा एडीए जीन ट्रांसफर की जाती है और फिर वापस उन्हें प्रवेश करवाई जाती है रोगी में। यह जीन थेरेपी बार बार अपनाई जाती है। क्यों अपनाई जाती है? लिम्फोसाइट अमर नहीं होती। लिम्फोसाइट क्या होती है? अमर नहीं होती। इनका जीवन काल कितना होता है? 6 से 7 दिन का ही होता है। कितना होता है? 6 से 7 दिन का ही होता है। इन लिम्फोसाइट्स का जीवन काल होता है वो 6 से 7 दिन का ही होता है। क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स का जीवन अमर नहीं होती, तो लिम्फोसाइट्स का क्या होता है? जीवन काल छोटा होता है। तो जीवन काल छोटा होता है तो बार बार रोगी को क्या होता है? बार बार लिम्फोसाइट्स में एडीए जीन ट्रांसफर करवाई जाती है, और एडीए जीन ट्रांसफर करवाने के बाद ही क्या होती है? लिम्फोसाइट सक्रिय हो पाती है। अब बात करते हैं अपन ने 2 टेक्निक्स और पढ़ी थी, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण और एंजाइम प्रतिस्थापन। क्या देखा था? अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण और एंजाइम प्रतिस्थापन। अगर ये दोनों रोग, इन दोनों थेरेपी या इन दोनों चिकित्सा को क्या किया जाता है? इन दोनों चिकित्सा को क्या होता है? यदि अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण या एंजाइम प्रतिस्थापन है, इन दोनों को भ्रूणीय अवस्था में निकाल कर ही उनमें एडीए जीन ट्रांसफर कर दी जाती है, तो वो क्या होता है? स्थायी उपचार कहलाता है। क्या होता है? भ्रूणीय अवस्था में जब भ्रूण माता के गर्भ में ही रहता है, तभी अगर उसकी लिम्फोसाइट्स को निकाल के उसमें एडीए जीन ट्रांसफर कर दे, तभी ये क्या होता है? तभी ये स्थायी उपचार संभव है। इसका किस रोग का? एससीआईडी रोग का। आज की क्लास इतनी, मिलते हैं कल। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।